हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई ऊर्जावान होगी। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूं आप लोगों को फिजिक्स से संबंधित कोई समस्या ना हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक जो हमने देखा था, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बातों को समझा था और प्रकाश के परावर्तन के संबंधित जो दर्पण या चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इसके बारे में हमने जिक्र किया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को दर्पण से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। तो अपवर्तन क्या कहता है, तो समझेंगे कि परावर्तन में क्या था कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है, मतलब किसी सतह से टकराती है, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन के अर्थ अलग अलग अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरण, मान लीजिए कि यहाँ पर हवा है और एक बाल्टी में हमने पानी रखा पड़ा है, तो हवा से जो प्रकाश किरण आती है वह बाल्टी के अंतर्गत प्रवेश करती है। तो जब बाल्टी के अंदर प्रवेश करती है तो हवा एक विरल माध्यम है। हवा क्या है? एक विरल माध्यम है। लेकिन अगर बाल्टी में रखा हुआ पानी की अगर हम जिक्र करेंगे तो वह क्या है? एक सघन माध्यम है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह जिस पथ पर उसको जाना चाहिए था, जो पथ उसका एक्चुअल में होता है, उस पथ से वह विचलित हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं उस पथ से वह डिग जाती है, अलग चली जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपने पथ से मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो याद रखेंगे कि यह केस कब होगा? जब कोई भी प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। इसमें दो केस बनता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में हो और सघन माध्यम में जा रहा हो, या फिर सघन माध्यम में हो और वह निकल के विरल माध्यम में जा रहा हो। यह दो केस बनता है हमारे पास, तो उसी के बारे में जिक्र करते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। टॉपिक आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत आप अगर देखिएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो माध्यम की। तो हमारे पास यहाँ हवा है और यहाँ पास हमारे पास कांच है। हवा जो है वह क्या है? विरल माध्यम है। अगर हम कांच की बात करें तो यह क्या है? सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम ऊपर है और सघन माध्यम कहाँ है? नीचे है। तो बात करते हैं, जब कोई प्रकाश किरण, आने वाली किरण याद रखेंगे आपतित होती है, और परावर्तन में क्या था? जो जाने वाली है वो परावर्तित किरण, लेकिन इस केस में क्या होगा? अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जब कोई किरण आपतित हो रही है, मतलब आ रही है एक माध्यम से, कौन सा माध्यम है हमारे पास? विरल माध्यम है। विरल माध्यम से जब प्रकाश किरण आ रही है तो आपतित किरण हो गई। और यह जो यहां पर देख रहे हैं ए और बी, ये है मीडियम सेपरेटर। ये क्या है आपका? मीडियम सेपरेटर। ठीक है, यह मीडियम सेपरेटर मतलब माध्यम जो है हवा और जो कांच है, इसके बीच का एक माध्यम सेपरेटर है, मतलब दोनों माध्यम को क्या कर रहा है? यह अलग कर रहा है। तो इस केस में देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से आपतित हो रही है, तो जैसे कि देखिएगा, और यह जो है एक बिंदु है जो कि आपतन बिंदु पर एक रेखा जो खींची गई है, उसको हम कहते हैं अभिलंब, जो परपेंडिकुलर ऑन आपतन बिंदु होता है। मतलब जहां पर प्रकाश किरण जो आपतित होती है, जहां पर इस मीडियम सेपरेटर पर मैच करती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर एक खड़ी रेखा खींची जाती है, उसको अभिलंब कहते हैं। तो ये अभिलंब को देख रहे हैं। तो जो आपतित किरण है, देखिएगा कि इसको ऐसे आना चाहिए, ये इसको सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? यह अपने पथ से विचलित हो गई। और क्या हो गया कि जब विरल से सघन, क्या कहा हमने? विरल से सघन में आया, तो इस केस में क्या हुआ कि जो अपवर्तित, अब यहां पर जो केस बनेगा अपवर्तित किरण, क्या हुआ? अपवर्तित किरण क्या हो गया? अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ गया। किधर आ रहा है? अभिलंब की ओर आ रहा है। अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। इसी केस को अपवर्तन कहते हैं। ये कब होगा? जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो क्या होगा कि यहां पर
इसका जो रास्ता है वो बदल जाएगा और जब अभिलंब की ओर आया तो यह अपने पथ से विचलित कहलाएगा और यह क्या हो गया, आपका विरल से सघन में प्रवेश कर गया। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर एक पॉइंट की, तो यहां पर देखते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले जो किरण कोण होता है इसको आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। अब अगर हम यहां पर देखें आपतन कोण और अपवर्तन कोण, जो कि हमारे परावर्तन के केस में क्या था, दोनों बराबर होता था। आपतित किरण और परावर्तित किरण से बनने वाले जो कोण होते थे वो क्या होते थे, बराबर होते थे। मतलब परावर्तन कोण और आपतन कोण जो है दोनों, परावर्तन कोण और आपतन कोण जो है दोनों बराबर होता था। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें कब, जब विरल से सघन में जाता है, इस केस में अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, आई जो है पहले इतना था, अब अभिलंब की ओर मुड़ गया। अभी तक इतना दूरी पर था लेकिन अब क्या हो गया, अभिलंब से नजदीक आ गया, पहले अभिलंब से दूर था। तो यहां पर क्या हो गया, जो एंगल आई है वो क्या हो गया, आपका जो आई है वो ग्रेटर था, आर छोटा हो गया। मतलब इस केस में क्या हुआ, जब विरल से सघन में आएगा तो याद रखेंगे आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। क्या होगा, आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, जब विरल से सघन में आता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। इस केस में क्या होता है, आई ग्रेटर देन आर होता है, मतलब आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, ये किस केस की बात कर रहा हूं मैं, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ती है। अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण इसका आपतन कोण बड़ा हो जाता है और अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो अब हमारे पास जो पहला माध्यम है वह है सघन माध्यम और दूसरा माध्यम क्या है, विरल माध्यम। याद रखिएगा, ऊपर में माध्यम 1 और नीचे में माध्यम 2, ऊपर में माध्यम 1 नीचे में माध्यम 2, मीडियम 1 यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, मीडियम 1 मीडियम 2, इसको भी मीडियम 1 और इसको मीडियम 2 हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि ये जो देख रहे हैं हम कि जो आपतित किरण, जो आने वाली किरण है उसको सीधा जाना चाहिए, इस तरह पर जाना चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया कि अभिलंब से दूर भाग रही है। क्या हो रहा है, जब हम देखते हैं कि क्या हुआ, सघन से, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन मीडियम से कहां चला जाए, से विरल माध्यम में जाता है, तो ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर भाग रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है, मतलब अभिलंब से निकट आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर भागता है। तो यह जो है इस अपवर्तन के केस में पहले सघन है उसके बाद विरल है। और इस केस में क्या हुआ, अगर हम देखें तो यहां पर यह जो आपतन कोण है, यह जो है आपतन कोण जो है, और यह जो है आपका अपवर्तन कोण। तो यहां पर क्या हो गया, तो यह इस केस में आई लेस हो जाएगा किससे, आर से। मतलब आपतन कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण छोटा हो जाएगा और अपवर्तन कोण क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब है कि जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा, मतलब आई ग्रेटर देन आर होगा। अगर हम देखते हैं सघन से विरल में जाता है तो आई लेस देन आर है, मतलब आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से छोटा होगा। यह क्या है आपका अपवर्तन। तो अपवर्तन याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और पथ से विचलित होने के कारण जो है वह उसका वेग चेंज हो जाता है। क्या हो रहा है यहां पर, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, याद रखिएगा कि मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में प्रवेश करती है तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। जिस चेंज के कारण जो है ये अपने पाथ से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है।
जो पाथ होना चाहिए इसका, जिस पाथ पर इसको चलना चाहिए, उस पाथ से क्या हो गया, ये विचलित हो गया, डिस्टर्ब हो गया, डिस्टरबेंस आ गया इसमें, ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ कि यह मुरझाती है। अब एक दो केस बनता है कि पहले विरल से सघन में आएगा, दूसरा केस बनता है सघन से विरल में आएगा। तो पहले केस के अंतर्गत क्या था कि विरल से सघन में जब आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भागेगा अपवर्तन के पश्चात। इसी के आधार पर जो है आप देखिएगा एक आपके पास नियम आता है जिसको कहते हैं अपवर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम थे, क्या था, परावर्तन के तीन नियम थे, लेकिन अपवर्तन के जो है वो दो नियम हैं। तो अपवर्तन के नियम के बारे में बात करते हैं हम लोग, और यहां पर देखते हैं अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का जो नियम होता है वो क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो अपवर्तन का नियम पहला पॉइंट कहता है, यहां पर टॉपिक डाल देते हैं, अपवर्तन का नियम। जिस तरह से परावर्तन का नियम था उस तरह से हमारे पास क्या है, अपवर्तन का भी नियम है। और यह अपवर्तन का नियम क्या कहता है, तो याद रखेंगे पहला पॉइंट कहता है कि आपतित किरण, पहला क्या है, आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और अभिलंब, याद रखिएगा, और अभिलंब, तीनों कहां होंगे, तीनों सभी एक बिंदु पर होंगे जिन्हें आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है तीनों एक ही, और अभिलंब जो है वह तीनों एक ही बिंदु पर होगा, और जिस सतह पर होगा वह मीडियम सेपरेटर होगा, माध्यम को अलग अलग करने वाला एक थिन सा क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट चीज होगा। तो वहां पर से क्या हो रहा है, माध्यम जो है सेपरेट हो पा रहा है, एक माध्यम ऊपर चला जा रहा है, दूसरा माध्यम नीचे चला आ रहा है। तो जिस पॉइंट पर ये तीनों चीज मिलेगा उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, आपतन बिंदु, या फिर इस तरह से कह सकते हैं आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होंगे। यह भी आप कह सकते हैं तीनों क्या हो सकता है, एक ही तल में होगा और एक ही बिंदु पर होगा। जिस बिंदु पर होगा वह बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। अब इसमें दूसरा जो नियम आता है, दूसरा नियम क्या होता है कि कहता है जो आपतित किरण की जिया है या जो आपतित किरण के बीच में बन रहा है आपतन कोण, तो आपतन कोण की जिया या इसी को साइन कहता है, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया साइन, जिया मतलब साइन। तो याद रखिएगा आपतन कोण की जिया को, आपतन कोण की जिया जो होता है इसको कहता है साइन आई, ठीक है, साइन आई से डिनोट करता है। और अपवर्तन कोण की जो जिया होती है इसको साइन आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किससे, साइन आई और साइन आर से डिनोट किया जाता है। तो याद रखिएगा आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब नियतांक होगा। और इसी नियतांक को जो है म्यू से डिनोट करता है, म्यू से डिनोट करता है, और इसी म्यू को कहा जाता है अपवर्तनांक। इसी म्यू को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। ठीक है, याद रखिएगा कि कहता है आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसको म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। और इसी म्यू को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। और इसी म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर को स्नेल का नियम कहा जाता है, स्नेल
स्नेल का नियम भी कहा जाता है। याद रखिए, स्नेल का नियम अगर पूछा जाए तो साइन आई बटे साइन आर को स्नेल का नियम कहा जाता है। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसका जो अनुपात होता है वह क्या होता है, म्यू से दर्शाया जाता है। और यह जो म्यू होता है यह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर को क्या कहते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट कहते हैं। और इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सघन से विरल, पहला केस था विरल से सघन, दूसरा केस था सघन से विरल। उसके बाद हमने देखा कि जो अपवर्तन है, अपवर्तन के क्या क्या रूल्स हैं या फिर अपवर्तन के क्या नियम हैं। तो दो नियम हमने देखा कि अपवर्तित किरण, आपतित किरण और जो अभिलंब होगा, तीनों एक ही तल में होगा और तीनों एक ही बिंदु पर होगा, जिस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा नियम क्या था कि जो आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया होगी उसका अनुपात क्या होगा, कांस्टेंट होगा, म्यू होगा। मतलब कि उसी म्यू को क्या कहा जाएगा, तो उसी म्यू को अपवर्तनांक कहा जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे हम लोग बात करेंगे इस बारे में। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह स्नेल का नियम है, साइन आई बटे साइन आर, मतलब स्नेल का नियम। उम्मीद करता हूं आपको अपवर्तनांक आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी अपवर्तन के कारण जो है पानी में मछली का आभासीय प्रतिबिंब दिखता है, या फिर हम कह सकते हैं लकड़ी अगर पानी में डालते हैं, हवा से पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मृग मारीचिका का बनना, इंद्रधनुष का बनना, या फिर आप कह सकते हैं जो प्रिज्म से लाइट क्रॉस करवाते हैं उसका अपवर्तन होना, है ना। ये सारे क्या है, अपवर्तन के उदाहरण हैं। आगे हम लोग बात करेंगे और विशेष टॉपिक के बारे में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, ऊर्जावान रहिए।